अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। Welcome to Jio Pakistan with Huma and Abdullah. And the good thing is that Lahore Qalandars won. मतलब what a start to HPL PSL. और सारी चीज़ों में बात करेंगे। चूँकि आप लाहौर कलंदर्स के लिए बहुत खुश हैं, इसलिए मैं मुल्तान वालों के साथ फिल वक्त होना चाहूँगा और मैं कहूँगा कि मुकाबला तो दिल नातमा ने खूब किया। किस्सा वाइनिंग का है ना। अब आगे चलते हैं और PSL की बातें तो होती रहेंगी, लेकिन साथ ही आपको कुछ और बताना है। और इमरान खान ने जनरल बाजवा को रिटायरमेंट के बाद मुस्तकिल पंचिंग बैग बनाया हुआ है और अपने दौरे हुकूमत की हर कामयाबी अपने और हर नाकामी जनरल बाजवा के खाते में लिख रहे हैं। It has become a joke almost now. It has come to a point that it really sounds funny now. अमरीकी साजिश से शुरू होने वाला बयानिया कई मोड़ काटता हुआ जनरल बाजवा पर आकर रुक गया। शहबाज शरीफ की इंपोर्टेड हुकूमत अचानक एक्सपोर्टेड और अमेरिका बिल्कुल मासूम हो गया। यही नहीं, वो जनरल बाजवा को सुपर किंग का खिताब भी अब दे रहे हैं। सो बेसिकली जो इंपोर्टेड हुकूमत नामंजूर है वो अब एक्सपोर्टेड हुकूमत हो जाना चाहिए। हैशटैग जो कई दिन तक ट्रेंड करता रहा। वैसे बाय द वे, चूंकि आप सुपर किंग और पता नहीं क्या क्या, बस गालियां देने की लिटरली कसर रह गई है, बाकी सब कुछ तो कह ही दिया गया है। लेकिन उसके बावजूद आप मुसिर थे एंड लेट्स बी ऑनेस्ट, आप बजिद थे और आप तिल मिला रहे थे जब आपकी हुकूमत गई कि उसके बावजूद भी जनरल बाजवा ही अपने ओहदे पर किसी तरह बरकरार रहें और उन्हीं की निगरानी में इलेक्शन हो और फिर आपकी हुकूमत आपके मुताबिक आए और आप अगले फैसले ले सकें। तो इतना सब कुछ जानने, पता होने और आप अपने साथ होने के बावजूद इस बात पर क्यों मुसिर थे कि जनरल बाजवा ही इस ओहदे पर बरकरार रहें? ये कहीं से लॉजिक किसी को समझ आता है तो प्लीज हमें भी समझा दें। विद द स्टेटमेंट्स दैट आर बीइंग मेड राइट नाउ, या तो तब सच नहीं था या फिर अब कुछ अजीब सी कवर शॉट मारा जा रहा है। कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन आपको बताएं कि दूसरी जानिब से इनडायरेक्टली सही लेकिन जवाब आ रहा है। कहा जा रहा है कि खान साहब की हुकूमत कायम रहती तो मुल्क तबाही की तरफ चला जाता। तो ये माशाल्लाह दूसरी तरफ से भी तो आपको पता है ना कि क्या स्टेटमेंट्स हैं। वो जो फिफ्थ क्लास की आई एम सॉरी लड़ाइयाँ होती हैं ना, बिल्कुल वो लग रहा है। सच ये है कि दोनों जानिब से उतना ही सच बोला जा रहा है कि जितना सूट करता है। खान साहब आज कहते हैं वो तो बेबस थे और असल हुकूमत जनरल बाजवा चलाते थे। ये कितनी वैसे मायूब किस्म की, अजीब किस्म की बात लगती है। दोनों जानिब के बयानात बता रहे हैं नाम नेहाद हाइब्रिड रजीम में आइन महज खिलौना बना रहा और तभी तो आज मुल्क माशी तबाही के किनारे पर खड़ा है। बल्कि किनारा भी नहीं, हम तो घुस चुके हैं बीच में। खान साहब या तो सब छोड़कर आगे बढ़े, नहीं तो फिर कौम को पूरा सच बता दें, जो कि ऑब्वियसली आपको पता है कि आज नहीं तो कल सामने आ ही जाएगा। बट ये बड़ी मजे का खेस सूरत हाल लिटरली बनी हुई है कि इस तरफ से कहा जा रहा है सुपर किंग और फलान हमका, और दूसरी तरफ से भी इनडायरेक्ट जवाबात आ रहे हैं, वो भी बड़ा ही फनी साउंड करता है एंड इट रियली डज साउंड चाइल्डिश। सो इमरान खान साहब बाय द वे माजी में ये भी कहते रहे हैं कि मैं अगर कभी बरसर इख्तदार आया, जो कि वो आए, तो कभी इख्तदार से जाने के बाद ये नहीं कहूँगा कि मुझे कुछ करने नहीं दिया गया, क्योंकि अगर मुझे कुछ करने नहीं दिया गया तो इसका मतलब है मैं इनकॉम्पिटेंट हूँ। तो क्या हम उन्हीं के बयान पर इक्तफा करते हुए, उसको सच मानते हुए, उसे हकीकत जानते हुए ये समझ लें कि वो कि अगर दिस इज द हाफ बेक्ड किस्म की पावर इनको मिलनी है तो मुझे चाहिए भी नहीं, मतलब ये भी इस किस्म की बातें भी वो कर चुके हैं। अभी भी हाफ बेक्ड किस्म की पावर मिलेगी तो वो लेंगे दोबारा, दैट्स बिसाइड्स द पॉइंट। लेकिन उनकी स्टेटमेंट ये कहती है कि आई विल नॉट। लेकिन सिर्फ ये बता दें, एक सवाल है कि इतना आप खफा हैं जनरल बाजवा से और इतनी आपके दिल में रंजिश है उनके खिलाफ, तो आप क्यों मुसिर थे? आप क्यों हाथ पैर मार रहे थे कि आपकी हुकूमत जाने के बावजूद वो अपने ओहदे पर बरकरार रहें और उनको किस तरह एक्सटेंड कर दिया जाए और उसके बाद उन्हीं की निगरानी में इलेक्शन हो? क्योंकि आपका दिल तो ऑलरेडी इतना खट्टा हो चुका है। तो What was the reason behind it? देखिए, अब if you are coming out with all these things, तो आपको वो स्टेटमेंट्स भी अपनी जस्टिफाई करनी पड़ेंगी जब आप चाहते थे कि वो रहें। जब यही सब कुछ चल रहा था अंडरलाइन, तो क्यों चाहते थे आप? Anyway जी, वड़ाइद साहब से बात करते हैं। बहुत शुक्रिया सुहेल वड़ाइद साहब। अमेरिका, PDM वगैरह सब छोड़कर बीच में निगरान वज़ीर आला पंजाब भी आए थे, और भी कोई पता नहीं शायद भूल गया होगा हमें। इमरान खान का मौक़िफ़ ये तय पाया है कि उनकी हुकूमत में जो भी मसाइल थे फिर उन्हें जिस तरह निकाला गया, एक ही आदमी जनरल बाजवा इसके जिम्मेदार है। अलबत्ता अपनी अच्छी कारकर्दगी का क्रेडिट जो है वो खुद अकेले लेते हैं। तो काम हाँ, आप क्या कहेंगे उनकी इस दलील पर? देखें, खान साहब ने जो दलील दी है कि अपने पहले मौक़िफ़ में तरमीम की है कि पहले वो ये कहते थे कि जी
अमेरिका ने मेरी हुकूमत तब्दील की है और ये इम्पोर्टेड हुकूमत है। अब वो कहते हैं कि नहीं जी फ़ौज ने की है और जनरल बाजवा ने की है। ये है तो सच के करीब। अमेरिका को तो मेरा ख्याल है जो उन्होंने बनाया था वो बहाना बनाया था, एक बयानिया बनाया था। अब सच के करीब आ गए हैं। लेकिन बुनियादी बात यह है कि इससे इमरान खान का बयानिया तो मजबूत हो सकता है, लेकिन ये इससे कोई फ़ायदा नहीं है इस तरह की बातें करने से। इससे वो इक़्तिदार से दूर हो रहे हैं। वो आहिस्ता आहिस्ता पॉपुलर तो है और पॉपुलैरिटी उनकी बरकरार भी है, लेकिन वो कबूलियत जिसके लिए उन्हें चाहिए वो उन्हें नहीं मिल रही। अच्छा, और भी बड़ी सी चीज़ें हैं राज साहब, जैसे कि हम अक्सर ये बात करते हैं कि खान साहब ने फ़लाँ मामले में यू टर्न ले लिया, फ़लाँ बात से हट गए, लेकिन तासुर ये बनाया जाता है कि खान साहब के चाहने मानने वालों को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो हम जो बैठे यहाँ बातें कर रहे हैं, क्या वाकई किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता? इत्तेफाक करेंगे आप? जी ये सच है कि खान साहब के मानने वालों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। खान साहब यू टर्न लें, खान साहब ये कहें या वो कहें, या पहली बात को रद्द कर दें या नई बात कर दें, तजर्बा ये बताता है कि उनकी पॉपुलैरिटी उसी तरह बरकरार है। लेकिन ये सिर्फ खान साहब के साथ नहीं, जितने पॉपुलर लीडर होते हैं जब वो अपनी पॉपुलैरिटी की हाइट पे होते हैं तो उस वक्त वो चीज़ें मैटर नहीं करती। उनके ख़िलाफ़ जो नेगेटिव चीज़ें जाती हैं या उनके जो यू टर्न्स होते हैं वो मैटर नहीं करते। लेकिन एक वक्त आता है कि जब इन सब चीज़ों का एहतसाब होता है, जब इन सब चीज़ों का हिसाब होता है, वो वक्त जब आएगा तो फिर ये सारी चीज़ें, जितने उनके यू टर्न्स हैं, जितने उनके एतराज़ात हैं, फिर इस पर फ़र्क पड़ेगा। अच्छा हाँ सोहेल साहब, फिर कभी आपसे इस बात पे तफसीली बात करेंगे कि किस तरह से जो भी ताकतवर होता है वो अपने आप को तमाम मसाइल का हल खुद ही समझ बैठता है और आइन और कानून और पार्लिमानी निज़ाम और जमहूरियत कहीं पसे पुश चले जाते हैं। लेकिन अभी खान साहब हर मसले का हल इलेक्शन देखते हैं और आइनी तौर पर जायज़ मुतालबा भी है, लेकिन हम देख चुके हैं कि प्रैग्मैटिक सोच, नज़रिया ज़रूरत और कौमी मफाद का बताकर इलेक्शन आगे पीछे होते रहे हैं। आजकल भी यही सूरत हाल नज़र आ रही है। सिक्योरिटी वाली जेन्युइन वजूहात भी हैं कुछ। तो क्या लगता है आपको, इलेक्शन होने वाले? देखिए जी, इलेक्शन तो हर सूरत होना चाहिए, आइन में बड़ा वाज़े तौर पे लिखा है और इससे इनराफ जो है वो बड़ा मुश्किल होगा। सुप्रीम कोर्ट की आपको राय लेनी पड़ेगी। सुप्रीम कोर्ट जितनी देर वर्डिक्ट नहीं देगी उतनी देर आप इलेक्शन पोस्टपोन नहीं कर सकते, और इलेक्शन पोस्टपोन जो है ये बहुत बड़ा वाक़या होगा। ये इतना आसान नहीं है इलेक्शन पोस्टपोन करना, क्योंकि आइन में बड़ा वाज़े तौर पर लिखा है। अब पहले इधर 2 दफ़ा हुए हैं, लेकिन दोनों दफ़ा बड़े हादसे हुए थे। एक दफ़ा जनरल ज़ियाउल हक की डेथ हुई, दूसरी दफ़ा मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत हुई, तब इलेक्शन पोस्टपोन हुए थे। तो मेरा ये ख़्याल है कि इलेक्शन पोस्टपोन नहीं होने चाहिए, जो स्टिपुलेटेड टाइम है उस पर होने चाहिए, एक ही दिन होने चाहिए। बेहतर है कौमी और सूबाई इकट्ठे हों, और लेकिन इससे कंसेंसस हो, आपस में बैठ के तय करें डेट एंड टाइम। आइडियली तो एक ही साथ होने चाहिए, वरना फिर रिजर्वेशंस होंगे। जो जीता वो तो चलें खुशी होगा, जो जहाँ हारा वो सर्टनली सवालात उठाएगा। बहुत शुक्रिया आपका बड़ा साहब। चाँद भट्टी साहब अब हमारे साथ मौजूद हैं। अच्छा भट्टी साहब, अब खान साहब जो हैं उन्होंने खुद ही लकब दे दिया है जनरल बाजवा को सुपर किंग। आपको पता ना कि उन्होंने खुद कहा है, मैं तो वी आर नॉट सेइंग। तो खान साहब ने अपने दौर के सुपर किंग जनरल रिटायर्ड बाजवा पर इल्ज़ामात लगाए हैं। बाजवा साहब ने बिलवास्ता खान साहब के बारे में बहुत कुछ कहा भी है ऑब्वियसली, और दोनों की बातों में आधा सच भी हो। तो ये तो तय हो गया है कि हाइब्रिड निज़ाम के नाम पर मुल्क में क्या चलता रहा, तो क्या इसकी जवाबदेही होनी चाहिए या बस अब आगे चलो ये सब कुछ हो गया? क्या जवाबदेही करना चाहते हैं आप? मतलब जवाबदेही किस तरह होगी, किस कानून, किस आइन के तहत होगी? हाँ, अगर पीडीएम हुकूमत सुप्रीम कोर्ट जाती है किसी चीज़ को बुनियाद बनाकर, मिसाल के तौर पे अगर ये इसी चीज़ को बुनियाद बनाकर ही वो चली जाती है सुप्रीम कोर्ट में कि देखिए इमरान खान साहब ने कहा था कि रिजीम चेंज अमेरिका ने किया, बैरूनी साजिश हुई, हम गद्दार कहा गया, मीर जाफ़र मीर सादक कहा गया, आज वो कहते हैं नहीं फ़ौज ने किया, जनरल बाजवा ने यह सारा कुछ किया, तो उस पर कर लें। लेकिन करेंगे क्या, किस जुर्म के साथ? मुझे नहीं लगता कि कोई इस सारे मामले में कोई, अगर आपके पास ठोस सबूत सबसे पहले लाएंगे, ठोस सबूत दिखाएंगे, और दूसरी बात यह है कि मुझे वो दौर बता दें जो हाइब्रिड दौर नहीं था।
और वो दौर बता दें जिसमें हमारे सियासतदान एम्पायरों से मिलकर नहीं खेले, और इन्होंने कभी ना कभी सीखा है, ना आज सीखेंगे ना कल सीखेंगे। और दूसरी बात यह है कि अगर हमारी सियासत में इतना ज़र्फ़ है कि इससे बुलाकर आगे बढ़ा जाए और फिर इससे वाकई सीखा जाए और फिर ना किया जाए ऐसा कुछ, तो इससे अच्छी बात और क्या है। भूल तो समझाएंगे लेकिन सीखेगा शायद ही कोई भी। ये बताइएगा, अब भट्टी साहब आपको इलेक्शन होते नज़र आ रहे हैं टाइम पे? जी, पीडीएम की तो मुकम्मल ख्वाहिश है कि इलेक्शन, जनरल इलेक्शन जब हों तब दोनों सूबों के इलेक्शन हों, और वैसे भी अब 6, 7, 8 महीने रह गए हैं, तो उस वक्त तक तो इलेक्शन होते नज़र आ रहे हैं, लेकिन मुस्तकबिल करीब में मुझे इलेक्शन होते नज़र नहीं आ रहे। हाँ, अगर सुप्रीम कोर्ट मामला, मुझे लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट तक पहुँचेगा किसी न किसी सूरत, क्योंकि अगर इलेक्शन कमीशन कह भी देता है कि हाँ इलेक्शन होने चाहिए, और आइन ये भी पाबंद करता है महकमों को वो इलेक्शन कमीशन की मदद करें और उसका हुक्म माने, लेकिन इसके बावजूद जब वजारत दिफा इनकार कर चुकी है, वजारत ख़जाना पैसे देने से इनकार कर चुकी है, चीफ सेक्रेटरी पंजाब, IG पंजाब कह चुके हैं, और लाहौर हाई कोर्ट अफसर देने से इनकार कर चुका है, और हुक्मरान इत्तेहाद भी नहीं चाहता कि इलेक्शन हो, तो मुझे लगता है मामला खटाई में पड़ता नज़र आता है। और फिर मरदमशुमारी और हल्का बंदियाँ और फिर मुआशी हालात, तो लॉ एंड ऑर्डर के हालात, तो मुझे लगता है जनरल इलेक्शन की तरफ मामला जाएगा कि जनरल इलेक्शन जब होंगे तब सारे इलेक्शन इकट्ठे हों। चलें जी, लेट्स सी। आप कह रहे हैं कि आपको लगता है कि जनरल इलेक्शन जब होंगे तब सारे इलेक्शन इकट्ठे होंगे, लेकिन अभी इस पे जाहिर है लाहौर हाई कोर्ट का एक फैसला भी मौजूद है और आज बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग्स भी हैं। फॉर राइटिंग टू अस, सो अ लॉट ऑफ पीपल आर राइटिंग और अपनी विश लिस्ट ऑफ विच टीम इन HPL PSL दे वांट टू सी विनिंग वो लिख रहे हैं। भाई अभी तो शुरू है मामला, तो अभी देर है कुछ, उसमें पता चलेगा कि कौन जीतेगा कौन नहीं, बट ऑफ कोर्स वी कैन ऑल प्रे फॉर। अच्छा, हम एक ओपनिंग सेरेमनी की बात कर रहे थे, तो हमने सुबह सिकंदर वक्त ने भी, सुबह तो ऐसे मैं कह रहा हूँ जैसे दोपहर हो गई है, लेकिन इससे पिछले वाले घंटे में सिकंदर वक्त ने भी तस्करा किया था कि किस तरह लाहौर कलंदर ने पुलिस के शोहदा की फैमिलीज, उनके बच्चों को बुलाया, उनसे मुलाकात भी हो जाए बैठे बैठे, मतलब दैट इज समथिंग। तो हमने ये भी आपको बताने कि कराची किंग के ऑलराउंडर हैं तैयब ताहिर, जो राइट आर्म लेग स्पिनर और राइट हैंड बैटर हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। आज के मैच के बारे में कितने मोहतात हैं, कितने पुरजोश हैं, ये सब भी पूछ लेते हैं उनसे। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। क्या हाल है आपका? अच्छा, हमने देखा है कि आजकल नए सितारे बहुत जल्द अपनी जगह जो है वो नेशनल टीम में भी बना रहे हैं और PSL में तो बना ही रहे हैं, तो आप भी उनमें से एक हैं। ख़ास तौर पर PSL के सीज़न को लेकर आपको एक्साइटमेंट है, तैयारी है या प्रेशर है? दोनों में से क्या है ज़्यादा? सबसे पहले तो अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने मुझे पहले तो ये मौका दिया PSL में। इससे पहले मैं पाकिस्तान के लिए सिलेक्ट हुआ, तो बाकी मेरा नहीं ख्याल कि कोई इतना जल्दी सिलेक्ट होता है, क्योंकि आपको परफॉर्म करना पड़ता है। 2-3 साल आप हाईलाइट होते हैं, परफॉर्मेंसेस आप करते हैं, तो उसके बाद आपको जाके चांस मिलता है। और PSL के लिए भी बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है। मैं साहिल आलमगीर का गांव है थून, वहाँ से बिलोंग करता हूँ, ज़िला गुजरात से। तो वहाँ से मैं जब आया हूँ, लाहौर आया था खेलने क्रिकेट, तो 2007-8 की बात है, तो तब से क्रिकेट खेलना स्टार्ट किया और मुझे अभी आके 2023 में चांस मिला। तो उसमें काफ़ी स्ट्रगल है और काफ़ी मतलब हार्ड वर्क है। तो उसके बाद जाके आप परफॉर्मेंसेस करते हो, फिर आप हाईलाइट होते हो, नज़र आते हो, और उसके बाद आपको चांसेस मिलते हैं। जी, ये तो सबको पता है कि जब आप इस लेवल पे सिलेक्ट होते हो तो कितनी एक्साइटमेंट होती है, क्योंकि आप इस चांस का वेट कर रहे होते हो कि हमें कब ये चांस मिले और हम कब कुछ करके दिखाएं। और प्रेशर उस तरह नहीं होता क्योंकि हम ऑलरेडी डोमेस्टिक क्रिकेट खेल के आ चुके होते हैं, तो उसके बाद हमें इतना वो प्रेशर फील नहीं होता। एक पहला मैच ही होता है, उसमें आप थोड़ा सा जब खेल जाते हो तो वो सारा प्रेशर खत्म हो जाता है। बिल्कुल, बहुत लंबी आपकी जर्नी थी, और खासतौर पे ना सिर्फ कि कब चांस मिले, जब वो चांस मिले तो तब आपकी परफॉर्मेंस भी पीक की हो, तो दोनों चीज़ों को साथ साथ चलना है। और आई एम श्योर आप ये जो चांस मिला, आपको कह रहे हैं, आप इसका भरपूर फ़ायदा उठाएंगे। और इससे पहले भी सर्टनली हमने आपको देखा है और आप अपनी परफॉर्मेंस की वजह से ही इस मकाम तक पहुँचे हैं। काफ़ी शाबाशी भी मिली है आपको, आपकी सिलेक्शन भी हुई थी और यहाँ तक आप फाइनली पहुँच गए। एक यंगस्टर की हैसियत से, मतलब जाहिर है आप खेल तो बहुत अरसे से रहे हैं, लेकिन
अब ज़रा हाईलाइट हुए हैं, आपका माइंडसेट क्या रहता है? आप मैदान में उतरते हैं तो कोई इंस्पिरेशन होती है जहन में या कोई रोल मॉडल है जिसको आप फॉलो करना चाहते हैं? मेरे माइंड में सिर्फ ये चल रहा होता है कि जिस टाइम जो आपका वो सिनेरियो चल रहा है, जिस तरह का फॉर्मेट है, आपने उस तरह मतलब उसको पॉजिटिव लेके खेलना है, बस जाना है, परफॉर्म करना है। क्योंकि इसी तरह मेरे फादर हैं तो वो बहुत सपोर्ट करते हैं, वो कहते हैं जी कि जब जाओ अंदर तो बस बाकी सब कुछ भूलो, सिर्फ क्रिकेट पे फोकस करो। तो जो बैटिंग है, फील्डिंग है या कुछ भी है, तो उसमें मैं अपना 100% करने की कोशिश करता हूँ। सब फैंस के लिए यही है कि आप हमारे लिए वेरी नाइस इतनी खास तौर पे इतनी सपोर्टिव फैमिली साथ हो और बाप का साथ होना और सपोर्ट करना और अच्छी विजडम देना बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस एंड गुड लक फॉर दिस सीजन ऑफ पीएसएल। अच्छा भाई, टेंशन वाली बातें, अपनी बातें करते हैं कि हमारे साथ क्या होने वाला है, तो इस पे बात कर लेते हैं। और आपको पता है ना, याद थोड़ा सा दिला दें कि IMF से मामला जो है वो बातचीत तो चल ही रही है, लेकिन कुछ मामला तय पा रहे हैं और उम्मीद है कि पाकिस्तान को सिर्फ 1 अरब 20 करोड़ डॉलर का कर्जा जो है वो मिल जाएगा। और मुआहदे से पहले ही हुकूमत ने IMF की शराइत पर अमल शुरू कर दिया है। और वो किस तरह, अब मिनी बजट भी आने को है और जो महंगाई का नया तूफान लाएगा उसके बारे में तो हम आपको वार्न कर ही चुके हैं। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार बता चुके कि 170 अरब का मिनी बजट आने को है और ऑर्डिनेंस के ज़रिए फौरी नाफिज भी हो जाएगा। और हुकूमत कहती है कि ज़्यादा टैक्स जो है वो अमीरों पर लगेगा। कहती तो हर हुकूमत यही है। आम अफराद को महंगाई की लहर से बचाने की पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन बचा नहीं पाएंगे। ऑब्वियसली नॉट। मतलब आप अपनी उम्मीदों का पहले जाहिर कर लेते हैं, जो कि हमें पता है उम्मीदें तो हमारी भी हैं, होना कुछ नहीं है। तो मगर हुमा वो कहते हैं ना कि खरबूजा छुरी पर गिरे या छुरी खरबूजे पर, नुकसान खरबूजे का ही होगा, तो हम सब खरबूजे हैं। कभी कभार मुझे लगता है कि इन मुहावरों का कसूर है कि हम इस हालात में है, क्योंकि वी ऑलवेज हैव अ मुहावरा जो हम जोड़ देते हैं अपने हालात के साथ, बट नॉट रियली। टैक्स आखिरकार आम आदमी की जेब से ही जाता है। बात सिर्फ यही महदूद नहीं है। आवाम को चंद माह पहले जो बिजली पर रिलीफ दिया गया था वो भी वापस लिया जा रहा है। IMF डील में अभी कौन कौन सी महंगाई के तीर छुपे हैं, कौम हम सब के साथ इंतज़ार फरमाएं। और महंगाई वैसे ही ऊपर जा रही है, गरीब आदमी तो लिटरली पेट पर पत्थर बांधने की प्रैक्टिस कर रहा है अब आजकल। ये सूरत हाल है। IMF की एक और डिमांड पूरी हो रही है और हुकूमत ने गैस की कीमतें 16.6% से 124% तक बढ़ा दी हैं। वैसे ये अनड्यू रोका गया था बहुत अरसे से मामला, सालों से ये कीमतें नहीं बढ़ाई गई थीं और ये कीमतें पहले अगर बढ़ा दी जाती तो शायद इतना दबाव भी ना आता। नई कीमत का इतलाक नई कीमत का इतलाक 1 जनवरी से होगा और 30 जून 2023 तक नाफिजुल अमल रहेगा। ये इजाफा घरेलू, कमर्शियल, पावर सेक्टर, खाद कारखानों, सीमेंट इंडस्ट्री, सनती और CNG समेत तमाम शोबों के लिए किया जाएगा। अच्छा जी, इसी पे ज़रा बात भी करते हैं और हमें ज्वाइन की है मुमताज़ मईशदान डॉक्टर अकबर जैदी ने। डॉक्टर साहब, बहुत से इक़दाम जो हैं वो लिए जाएंगे जिनके बारे में बात हो रही है, लिए जा भी रहे हैं। अभी हमने गैस की बात की है तो बज़ाहिर बज़ाहिर पाकिस्तान में IMF से डील जो है वो बिल्कुल हम करीब पहुंच गए हैं कि फाइनलाइज जो है वो बिल्कुल हो जाए। तो आपके ख्याल में ये डील जो है वो हो जाए तो डिफ़ॉल्ट का ख़तरा मुकम्मल ख़त्म हो जाएगा? जिस चीज़ से हम डर रहे हैं उससे हम निकल आएंगे? मेरे ख्याल से IMF के साथ मुआहदा तो हो जाएगा और जैसे ही मुआहदा हो जाएगा डिफ़ॉल्ट का ख़तरा गालिबन कम ही हो जाएगा। लेकिन ये हम बिला वजह गलत समझते हैं कि IMF किसी मसले का हल है। IMF सिर्फ हमें 1 अरब डॉलर देगा और 4 महीने के अंदर अंदर हमें, बल्कि मैं तो कहता हूँ शायद उससे पहले ही शदीद हमारी इक़्तिसादी सूरत फिर बिगड़ जाएगी। तो ये याद रखने की ज़रूरत है कि आज अगर डिफ़ॉल्ट का ख़तरा टल जाता है, लेकिन डिफ़ॉल्ट अपनी जगह मौजूद है और हावी है और हमें बहुत परेशान करेगा। अच्छा ज़ैद साहब, IMF की डील के लिए जो भी मिनी बजट लाया जा रहा है ऑर्डिनेंस के ज़रिए उसका नफाज हो जाएगा, जो तफसीलात सामने आई हैं महंगाई का बढ़ना लाजमी है। अब ये जो दावे होते हैं कि आम आदमी पर फ़र्क नहीं पड़ेगा, इज़ दैट इवन पॉसिबल? क्या कोई तरीका है कि आम आदमी पर फ़र्क ना पड़े? आम आदमी तो तबाह हो गया है, बर्बाद हो गया है, पिस गया है। पिछले चंद हफ्तों में, चंद महीनों में, कई सालों से यही सिलसिला चलता आ रहा है। अभी और ये ज़्यादा संगीन हो जाएगा। IMF के साथ जो मायदा हुआ है, अभी इसकी तफसीलात सामने नहीं आई हैं, लेकिन जब आएंगी तो ये मिनी बजट भी आ जाएगा बहुत जल्द।
ये नए तरह के टैक्सेस लगाएंगे, गालिबन सेल्स टैक्स में भी ज़रा 1% इजाफा होगा, और जब डिवैल्यूएशन होगी, जब रुपए की कदर कम हो जाएगी तो उससे वैसे ही कीमतें बढ़ जाएंगी। तो ये कहना कि आम आदमी या गरीब आदमी या जो लोअर मिडिल क्लास है उन पर असर नहीं पड़ेगा, ये बिल्कुल गलत है। अच्छा, अब ये भी बताएं कि अवाम तो ऑब्वियसली कुर्बानी दे रहे हैं, हुकूमत में बैठे लोग सियासी डैमेज भी भुगतेंगे डेफिनेटली, वो भी बचने नहीं वाले, और आगे भी रास्ता जो है वो हमें बिल्कुल आसान नज़र नहीं आ रहा। इन सब के बावजूद मईशत को उन हालात तक लाने वालों का जो अभी इस वक्त हम हालात देख रहे हैं, उनका ना मुहासबा होता है, ना किसी तरह की जवाब तलबी होती है, मतलब दे आर नॉट इवन आंसरेबल फॉर एनीथिंग। तो क्या हम आज तक जिम्मेदारों का तायुन नहीं कर पाए, या फिर हमें एग्जैक्टली पता है लेकिन हम कुछ कर नहीं सकते? मेरे ख्याल ये सबको पता है जिम्मेदार कौन है, तायन करना तो बहुत आसान है। उनको किसी तरह से कसूरवार ठहराना या उन पे किसी तरह का कुछ इस तरह का कोई इंक्वायरी करना, वो अलग बात है। ये एक फ़र्द की बात नहीं है मेरे ख्याल से। ये कोई नहीं कि वज़ीर ख़जाना फना था, उसने ऐसा किया। ये मिली भगत है जिसको हम रूलिंग क्लास कहते हैं, जो वो लोग जो काबिज़ हैं पाकिस्तान की मईशत पे, पाकिस्तान की सियासत पे, सारे शामिल हैं, और ये सबके कसूरवार हैं। ये कहना कि एक दौर में हुआ, एक वज़ीर ख़जाना के दौर में हुआ, ये बिल्कुल गलत बात है। ये मुश्तरका तौर पर एक हमारी जो अशराफिया है, एलीट जिसे कहते हैं, ख़ासतौर पे रूलिंग क्लास जिसे कहते हैं, ये वो ज़िम्मेदार है। और जब तक इसमें तब्दीली नहीं आए, जब तक इसका इजहार ना हो, अवाम बाहर ना निकल के आए, यही काबिज़ रहेंगे और यही निज़ाम चलता रहेगा। ट्रेजेडी ये कि काबिज़ रहेंगे। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर अकबर ज़ैदी। तायुन करना तो आसान है, लेकिन वही आपकी वाली बात कि तायुन ही कर सकते हैं, इसके अलावा हमें किसी कोई हिम्मत नहीं है। और ये जो डिज़ाइन करते हैं, ये जो लोग एक साजिश के तहत पूरे सिस्टम को लपेट कर या अपनी मर्ज़ी का नया सिस्टम लाने के आर्किटेक्ट होते हैं, इनसे सर्टनली जवाब तलबी तो होनी चाहिए। और we all know what really happened in the past few years and where have we reached. But that's the knowledge we have, and how frustrating or informative that knowledge might be, you can't do much about it. Except, while I'm fixing my wire, I have a breaking news for you guys as well. अच्छा, लेकिन मतलब आगे क्या कर सकते हैं इस बारे में? Sorry to complete my thought. उसमें ये है कि obviously you are the ones who are going to vote. So you know who to vote for, or at least study on it. लेकिन anyway, since we are talking about महंगाई and लिटरली, या तो शुक्र है, थैंक गॉड फॉर PSL, अदरवाइज इट्स ओनली महंगाई, इसके अलावा तो दिमाग कहीं और जाता भी नहीं है। तो मुल्क की बिगड़ती माशी सूरत हाल के खौफनाक असरात जो हैं वो पूरी तरह नज़र आना शुरू भी हो चुके हैं, और कराची की मुख्तलिफ दुकानों पर खुला दूध जो है वो 190 के बजाय 210 रुपए किलो बिक रहा है। सो दिस इज़ द रियलिटी। और चंद रोज़ पहले तक मुर्गी का गोश्त था वो 620 से 600 यानी 650 रुपए किलो था, और अब 700 से 780 रुपए किलो में मिल रहा है। और बोनलेस चिकन 1000 से 1100 रुपए किलो बिक रहा है। बोनलेस ज़्यादा महंगा होता है, और अंदाज़ा करें कि बोनलेस चिकन ने अब बोनलेस बीफ को भी पीछे छोड़ दिया। अब्दुल्ला, पहले बीफ होती थी एक चीज़, चिकन तो मतलब एम ही आप ले लेते होते थे, बट नॉट रियली। तो बोनलेस बीफ का भी आपको बता दें कि इस वक्त 800 से 850 रुपए किलो मिल रहा है, और सब्जियां हैं तो उनका अलहदा एक सीन ऑन है। तो मुर्गी की क्या सूरत हाल है पिया, आपने बताइए? मुर्गी का गोश्त 620 से 650 रुपए किलो तक का था, लेकिन अब 800 नहीं, तो बोनलेस का तो सीन ही हो रहा है ना। 780 रुपए किलो मुर्गी का गोश्त, आप इमेजिन करें। तो आप सब्जियां खाने की कोशिश करें ना, आगे सब्जियों का भी 220 रुपए किलो तो प्याज ही है जो रुला रही है, वैसे भी रुला रही है, और गरीब आदमी को कीमत से भी रुला रही है। अवाम शिकायत क्या, मतलब कैसे होगा ये सिलसिला, समझ नहीं आता। और रियाज आंडी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे ज़रा मालूम करते हैं कि क्या सूरत हाल है। रियाज बताइएगा, क्या भाव हैं? मतलब अगर मुर्गी 780 रुपये फ़ी किलो है, तो 1 किलो मुर्गी भी आपको पता ही है बमुश्किल एक वक्त की हांडी होती है अगर ज़्यादा अफराद हों घर पे। किस तरह से मैनेज हो रहा है? वैसे तो मैनेज नहीं हो रहा है, लेकिन अब दूध की कीमतों में जो इजाफा हुआ है, इसका क्या जवाब बताया जा रहा है?
नहीं देखिए, सबसे पहले तो ये कि ये मैनेज हो रहा है, वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट। हम बजट से जो है अपनी इकनॉमी को कंप्रेस कर रहे हैं। वाई? बिकॉज हमारा रिलायंस जो है वो इम्पोर्ट बेस है, या इम्पोर्ट को कम कर रहे हैं। वाई? बिकॉज ज़र मुबादला नहीं है हमारे पास। तो ये जो कुछ भी हो रहा है ये बिल्कुल सोच समझ के हो रहा है, इसे कंप्रेस किया जा रहा है। आप कहेंगे कि इसका फ़ायदा क्या होगा? यस डेफिनेटली, एक तो आपके रिजर्व बच जाएंगे, दूसरा ये होगा कि जो प्राइस सप्लाई ना होने की वजह से भाग रही है वो आके डिमांड के साथ मीट करेगी और कहीं जाके महंगाई कम होगी। इट्स अ लॉन्ग डिबेट। लेकिन अब्दुल्ला हुमा, मैं आप लोगों को सबसे पहले पाकिस्तान का पोटेंशियल बताना चाहता हूँ एंड जो रियल कट्स है इस महंगाई के पीछे, लेट्स डिस्कस दैट। सबसे पहले तो आप हमारा पोटेंशियल देखें। ये सब्जियाँ हैं ऑल लोकल प्रोड्यूस, राइट? एक से एक 40 रुपए का टमाटर है, 70 रुपए की आपको शिमला मिल रही है। पीछे देखें, ये जो मुर्गियाँ हैं ये देसी मुर्गियाँ हैं। नाउ दैट इज़ अगेन जो है आपकी लोकल प्रोड्यूस है। एंड यहाँ देखिए ये मछली 1100 मील लंबा साहिल है, दिस इज़ योर लोकल प्रोड्यूस। आज जो आपको एक मछली मुश्का है, ये है गालिबन, अब सॉरी मैं तो ये जो है वटेवर जो भी है ये 400 रुपए किलो मिल रही है। तो लोगों के पास ऑल्टरनेटिव बहुत है, हमारे पास रकबा बहुत है, साहिल बहुत बड़ा है, हम कर सकते हैं सब कुछ। क्यों नहीं कर रहे? बिकॉज हमारी जो सोच है वो अटक गई है यहाँ पर कि हमने उधार लेना है और किसी तरीके से जाना है। दिस इज़ नॉट द वे। आज IMF मुआहिदा करके वो उधार ले भी लेंगे, 6 महीने बाद फिर यहीं पे खड़े हैं। वी हैव टू इंक्रीज़ आवर प्रोड्यूस, और उस प्रोड्यूस को बढ़ाकर हमें एक निज़ाम भी देना है। ये टमाटर की मैं आपको मिसाल देना चाहूँगा। ये हमने 500 रुपये में लिया है, आज हम अपने किसान को इसके 200 रुपये भी देने को तैयार नहीं, इससे ले रहे हैं मेरे ख्याल में 40 रुपए किलो है आज ये टमाटर। तो ये आप सोचें कि हम बाहर का टमाटर तो 500 का ले लेंगे, अपने किसान से 40 में नहीं ले सकते। द इंटायर पूरा जो सिस्टम है उसको ओवरऑलिंग चाहिए। एंड PBC पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल बिल्कुल सही कह रहा है कि इसके ऊपर जो सियासी जमातें हैं उन्हें बैठ के कम अज़ कम मिनिमम इत्तेफाक करना चाहिए कि ये ज़रूरी है। और उसमें फूड सिक्योरिटी, फूड सिक्योर है हम लोग, हमें प्रोड्यूस करना है। वसाइल भी इतना 18 करोड़ बंदा है यंग आपके पास, उसको जाके लगाए, वो एक घर की मुर्गी ना उगाए, वो आप बड़ा काम करें। 4 अरब लोगों में बैठे हैं, 1 अरब लोगों का खाना बनाए, आपसे 25 का नहीं हो रहा। और पूरा इंतजाम ही ऐसा है कि सब अपने अब ये सब्जियों का और ये मुर्गियों का और ये पूरा बड़ी अच्छी तरह खैर आपने समझा भी दिया, लेकिन बाकी चीज़ें जैसे होती हैं घी, चावल, दालें, मतलब ये सारी चीज़ें भी महंगी होने वाली हैं। बिल्कुल, बिकॉज दालें भी आप बाहर से मंगवा रहे हैं, और चावल की जो पॉलिसी है वो ओपन है, तो जो इंटरनेशनल मार्केट का रेट होगा वो आपको कोट होगा, वहाँ गिरने वाला है। लेट्स सी कि वो यहाँ गिरता है या नहीं गिरता। एक्चुअली हम एक नए प्राइस लेवल के ऊपर चले गए और लोगों की इनकम वहीं पर है, तो ये कैसे आके मैच करती है ये देखने वाली बात है। लेकिन इस वक्त जो कुछ हो रहा है ये किसी बगैर इंतज़ाम के हो रहा है, गलत है। IMF तो कह रहे हैं कि और शरह सूद बढ़ाएं, इसको और कंप्रेस करें, इसको और दबाएं, उससे महंगाई कम होगी। थैंक यू, शुक्रिया आपका। अच्छा, एक बिकॉज हमारा ह्यूमर लेवल ऐसा है ना कि हमें हर चीज़ को बर्दाश्त ही करना होता है, तो हम ज़रा ह्यूमरस हो जाते होते हैं। तो बहुत से लोगों का ये भी कहना है कि देखो पहले हम सिर्फ सब्जियां वगैरह ये अफोर्ड कर सकते थे, गोश्त तो कर नहीं सकते थे, अब माशाल्लाह सारा एक ही लेवल हो गया, तो सब्जी ना खाओ आओ मुर्गी खाते हैं आज। मतलब ये हमारा हाल है कि हम अपने आप को इसमें भी तसल्ली देने को राज़ी हो गए हैं, बिकॉज अब सब्जियाँ इतनी महंगी हैं कि वो बाकी चीज़ें टच करिए, माइट एज वेल ईट व्हाटएवर यू वांट इफ़ यू कैन अफोर्ड इट। रियाज मुझे बता, मैं ज़रा सोच रहा हूँ, रियाज बता रहे थे कि मछली जो है वो कुछ है मुश्का वगैरह अवेलेबल 400-450 रुपये किलो। हाँ। कुछ देखते हैं आज, क्योंकि मुझे कहा था बेगम ने कि मुर्गी लेके आनी है, तो ब्रेक ले लेते हैं, घर गृहस्थी और मेन्यू खाने का शाम का डिसाइड हो रहा है। मछली बिरयानी बन रही है, मछली बिरयानी और मछली समथिंग एल्स। फैन ऑफ मछली, क्योंकि मुझे जो है ना वो हींग से भी इश्यूज होते हैं। अच्छा, सोशल मीडिया पे आप देखें ना, तुर्की और सीरिया से जो वीडियोस आ रही हैं, ओहो हो, मतलब कि 6-7 दिन गुजर चुके हैं ज़ल्ज़ले को, और जिसको अल्लाह ने रखना है उसको तो रखना है, बिकॉज पीपल आर एक्चुअली सर्वाइविंग। दे गो फ्रॉम बिल्डिंग टू बिल्डिंग, किड्स
और बड़ी कोई दर्दनाक किस्म की है कि वो किस तरह सरवाइव किया है उन्होंने, वो भी नज़र आ जाता है। बट रेस्क्यूअर्स आर गोइंग फ्रॉम वन बिल्डिंग टू अनदर, मतलब इतनी जगह वहाँ तबाह हुई है कि वो हर सेक्शन में जाते हैं और फिर खामोशी से वहाँ आवाज़ सुनने की कोशिश करते हैं। फिर उन्होंने डिटेक्टर्स लगाए हुए हैं जो कि इफ़ देयर इज़ एनी साइन ऑफ लाइफ तो पता चल जाए कि यहाँ खुदाई करनी है। मतलब दे आर यूजिंग मैनी टूल्स एंड टेक्नोलॉजी, और आफरीन है कि अभी भी आफ्टर सो मेनी आवर्स विच इज़ अमेजिंग, हाँ डेज सॉरी, हफ्ता तो हो ही गया ऑलमोस्ट। तुर्की और शाम में ज़लज़ला अमवात की मजमूई तादाद 37,000 से अब तजावुज़ कर गई हैं और तुर्की में 31,643, शाम में 5,714 अमवात हुई हैं और मलबे तले दबे अफराद को निकालने का काम अब बस कह रहे हैं कि आखिरी मराहिल में है। कुछ अरसे बाद फिर वो छोड़ भी देते हैं ना, जब बिल्कुल देयर इज नो होप ऑफ एनी लाइफ। कहरमान महाराष्ट्र के साथ हिस्सों में रेस्क्यू की कोशिशें ख़त्म कर दी गई हैं। तुर्की में हुक्काम की ज़लज़ले से पैदा होने वाली इंसानी तबाही पर अब तवज्जो मरकूज़ है, चूँकि ज़िंदा जो बच जाने वाले हैं उनको पानी की कमी का सामना है, सफाई के नाक़िस इंतज़ाम है, जो पूरा सीवेज का निज़ाम था वो भी तबाह हुआ है, उधर जल्द की बीमारियां फैल गई हैं, बच्चों को डायरिया हो रहा है, अंताकिया में लूट मार के वाक़यात बढ़ रहे हैं, फ़ौजी एहलकारों का गश्त बढ़ाया गया है। यूनाइटेड नेशंस ने शाम में ज़लज़ले से पैदा होने वाली सूरत हाल पर गुज़श्ता रोज़ हंगामी इजलास बुलाया। बागियों के ज़ेर कब्ज़ा इलाकों में इमदाद बढ़ाने के लिए मुख्तलिफ़ तरीक़ों पर बात की गई है। फिर अक़वाम मुत्तहिदा के अंदाजे के मुताबिक शाम में 50 लाख से ज़ायद अफराद बेघर हुए हैं। इमेजिन। अच्छा, और जो दोनों का ऑब्वियसली बॉर्डर था ना सीरिया और टर्की का, तो लिहाजा टर्की वाली साइड पर भी ज़्यादातर जो लोग थे वो रेफ्यूजीज़ ही थे। ऑब्वियसली अभी ये तो डिवीज़न नहीं कर सकती कि कितने लोकल्स थे कितने रेफ्यूजीज़ थे, लेकिन वो पट्टी ऐसी है, वो बेल्ट ऐसी है कि वहाँ ज़्यादा रेफ्यूजीज़ हैं। और मैं ज़रा ये डिवीज़न ऑफ नंबर्स आप अभी बता रहे थे कि सीरिया के कितने और टर्की के कितने, ज़लज़ला एक ही नोयत का आया दोनों, लेकिन ऑब्वियसली कितना एरिया इफेक्ट हुआ है। बट डेफिनेटली शाम में रेस्क्यू एफर्ट्स भी बिल्कुल कम है, रिपोर्ट भी कम हो रहा है। उनके अपने हालात इतने अरसे से इतने बुरे हैं और ये ऊपर से एक मज़ीद तबाही आना। शामी हुकूमत ने इमदाद की तरसील की रही मज़ीद क्रॉसिंग पॉइंट्स खोलने पर रजामंदी भी जाहिर कर दी है। सो थिंग्स आर रियली बैड। खबरें जो कि डिस्टर्बिंग भी होती हैं, लेकिन ऑफ कोर्स आपको आगाह भी रखना है। 2 साल पहले आपको याद है सियालकोट में श्रीलंकन शहरी पर एक मज़हब तो वो आप अपनी नौयत का आखिरी वाक़या होता ना तो हम बात ना करते। नहीं ना, वो पहला था ना वो आखिरी होना था, और उस वक्त भी हमें यही पता था। मज़हब के इल्ज़ाम में आपको पता ही है कि एक हजूम ने उनको मार डाला था, दे किल्ड हिम एक्चुअली। और इस वक्त भी खदशा था, उस वक्त भी खदशा था कि ये तौहीन मज़हब में मारा जाने वाला पहला शख्स नहीं है। और अब हमें ये चीज़ें नज़र आना शुरू हो गई हैं और यही हुआ है जी। जुमे को ननकाना साहब में तौहीन मज़हब के इल्ज़ाम में एक और शख्स को मुशअल हजूम ने थाने में घुस कर कत्ल कर डाला है। थाने वालों ने उसको एक्चुअली बचाने की कोशिश की और उसको अंदर बंद कर दिया। छत से ये जंप मार के आए हैं लोग, ये सारा क्राउड, ये क्राउड कहेंगे, मॉब कहेंगे, इन्होंने थाने में पूरा हल्ला बोला है। शहरी को बचाने में नाकामी पर 2 पुलिस अफसरान को मुअत्तल कर दिया गया है। उलमाए कराम की जानिब से शदीद मजम्मत की जा रही है। वज़ीर आज़म के हुक्म पर इंक्वायरी भी शुरू हो गई है, लेकिन सवाल वहीं का वहीं खड़ा है कि कानून ताकतवर है या हुजूम ताकतवर है। जिम्मेदारों को सज़ा न मिली तो सब यही करेंगे, कर रहे हैं, ये हमारे सामने ही है। ज़ाती रंजिश का मामला हो, मुखालिफिन पर तौहीन मज़हब का इल्ज़ाम लगाकर कुछ भी कर दिया जाए, कोई नहीं पूछेगा, क्योंकि पता है ना यू कैन गेट अवे विद इट। तौहीन मज़हब के कवानीन के गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए हुकूमती दावे होते रहते हैं, लेकिन अमल कुछ नहीं किया जाता। इस मामले में रियासत कल भी नाकाम थी, आज भी नाकाम है। अगर इस सिलसिले में कोई कानून साजी करने की कोशिश की जाती है तो उस पर मुखालिफिन पॉलिटिकल पॉइंट्स स्कोरिंग करते हैं। आयरनी ये है कि इतने इंसिडेंट्स हो चुके हैं, इतने वाक़यात हो चुके हैं कि अभी भी इस पे नज़रसानी नहीं हो रही। तो दैट इज़ वेरी आयरॉनिक एंड ट्रेजिक थिंग। हमें ज्वाइन किया चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल अल्लामा ताहिर अशरफी साहब ने, उनसे बात कर लेते हैं। मौलाना ये बताइएगा सबसे पहले तो, क्योंकि हमें ये इस बात की समझ नहीं आई कि इस पर बहस होती भी रही है और होती रहेगी कि तौहीन मज़हब का कानून कैसा है और इसे कैसे बेहतर बनाया जा सकता है, लेकिन यहाँ तो ऑब्वियसली आपको पता है कि मामला कुछ और है, इसको यूज़ किया जा रहा है। कानून तक बात जाती है ही नहीं और जत्थे जो हैं वो खुद फैसले भी कर लेते हैं और फिर उसके ऊपर सज़ा भी सुना देते हैं। ये सिलसिला माशरे के लिए कितना ख़तरनाक है, कैसे रोकें इसको? ये बहुत अफसोसनाक, करबनाक है, अलमनाक है
कानून का मकसद ही ये है कि अगर किसी शख्स पे इल्ज़ाम लगता है तो कानून के तहत उसको देखा जाए, अगर वो मुजरिम है तो उसे सज़ा हो, बेगुनाह है तो वो रिहा हो जाए। लेकिन अगर इस तरह कोई जत्थे या गिरोह या अफराद या जमातें ख़ुद फ़ैसला करने लग जाएं तो फिर तो कानून की इफ़ादियत ख़त्म हो जाती है। और पाकिस्तान में तौहीन नामूस रिसालत और तौहीन मज़हब का कानून को बनाने का मकसद ही ये था ताकि अगर कोई ऐसा वाक़या होता है तो कानून के मुताबिक उसको देखा जाए। ये जो कुछ हो रहा है ये ना शरीयत इसकी इजाज़त देती है, ना कानून इसकी इजाज़त देता है। और मैं समझता हूँ कि ऐसे लोग जो कानून को हाथ में लेते हैं वो पाकिस्तान में जो तौहीन नामूस रिसालत और तौहीन मज़हब का कानून है उसको भी कमज़ोर करते हैं। अच्छा मौलाना साहब, इस तरह इसके वाक़यात जो होते हैं हालिया सालों में हमने देखा है कि उलमा कराम ने बड़ा मुस्बत किरदार अदा किया है, बड़ी खुलकर मजम्मत की है। लेकिन ये भी हकीकत ये है कि ऐसे वाक़यात की वजह भी अक्सर मिंबर से किए जाने वाले ऐलानात ही निकलते हैं। क्या उलमा को अपने मदरसों और वहाँ से पढ़कर निकलने वाले तलबा की स्क्रूटनी का निज़ाम नहीं बनाना चाहिए? देखिए, इस पर बहुत काम हो रहा है और अभी तो पाकिस्तान को पूरी दुनिया में अप्रिशिएट किया जा रहा है कि पाकिस्तान के तमाम मकातिब फ़िक्र के उलमा और तमाम मज़ाहिब की क़यादत ने पैगाम पाकिस्तान की सूरत में एक मुत्तफ़िक़ा बयानिया और फतवा दिया है। लेकिन बहरहाल तरबियती अमल की ज़रूरत है और वो रहती है। इसी तरह मैं समझता हूँ महराब व मिंबर के अलावा जो हमारा एक कौमी मिजाज जो है वो इंतहा पसंदी की तरफ चला जाता है या हम अदम बर्दाश्त की तरफ बढ़ रहे हैं, वो सियासी भी देख लें, वो मजहबी भी देख लें, वैसे ज़िंदगी में देख लें, इस सारे के हल के लिए हमें कोशिश करनी चाहिए। महराब व मिंबर ने अपना किरदार पहले भी अदा किया है, आइंदा भी अदा करेगा और जहाँ अगर कोई ख़ामी है तो उसको भी पूरा करने की कोशिश की जाएगी ताकि महराब व मिंबर का गलत इस्तेमाल कोई ना कर सके। अच्छा, ये भी बताइएगा कि माशरती रवैयों में तब्दीली एक है तो ऑफ कोर्स एक लंबा अमल और इसके लिए हर वक्त कोशिश करनी पड़ेगी, लेकिन फौरी तौर पर ऐसे वाक़यात ख़त्म हो इसके लिए भी ऑब्वियसली कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो हुकूमत और रियासत क्या कर सकती है? आपकी अगर कोई सजेशन हो तो क्या कहेंगे? मैं समझता हूँ कि इस मामले में जो हमारी अदलिया है और इंतज़ामिया है, उन दोनों को मिल बैठ कर जहाँ भी कोई तौहीन मज़हब या तौहीन नामूस रिसालत के नाम पर या तौहीन कुरान के नाम पर कानून अपने हाथ में लेता है और इस तरह का अमल करता है, वहाँ स्पीडी ट्रायल हो, वहीं पर अदालत लगे, वहीं पर जो है ट्रायल के ज़रिए सज़ाएँ दी जाएँ और फिर उन सज़ाओं को नाफिज किया जाए। ये जो हमारे यहाँ बड़ी माजरत के साथ हमारे निज़ाम अदल में एक इसको जो भी आप नाम दे लें कि सज़ा हो जाती है, फिर कई कई साल गुज़र जाते हैं, कई कई महीने गुज़र जाते हैं, बाज़ औक़ात तो सज़ा पाने वाला जेल में ही मर जाता है, उसकी सज़ा की तकमील या उसको जो सज़ा दी जाती है वो मुकम्मल ही नहीं होती। तो मैं समझता हूँ कि हमें कुछ तब्दीलियाँ लाने की निज़ाम अदल में भी ज़रूरत है और कोई भी हो हमें बिला खौफ व ख़तर जो है, जो लोग देखें, एक हैं जैनवन मुजरिम, जैनवन मुजरिम को भी माफ़ी नहीं होनी चाहिए और जो इस मुक़द्दस नाम के ऊपर अगर गलत इस्तेमाल करता है उसके लिए भी माफ़ी नहीं होनी चाहिए। और आखिरी बात ये मैं कहूँगा कि अगर कोई तौहीन करता भी है तो उसको सज़ा देना अदालत का काम है, हुकूमत का काम है, रियासत का काम है। किसी फ़र्द, गिरोह या जमात को यह हक़ हासिल नहीं है कि वो ख़ुद ही मुनसिफ, ख़ुद ही मुद्दई और ख़ुद ही जल्लाद बन जाए। किसी फ़र्द, गिरोह का या जमात को यह हक़ हासिल नहीं है कि ख़ुद ही मुद्दई, ख़ुद ही जज और ख़ुद ही जल्लाद बन जाए। बहुत शुक्रिया आपका अल्लामा ताहिर अशरफी साहब। अभी तक मुझे समझ नहीं आई कि इनको रोका कैसे जाएगा। ये सजेशंस किसी के पास नहीं है। और पंजाब के अवाम के लिए अच्छी खबर ये है कि पंजाब में फ्लावर मिल्स एसोसिएशन और निगरान वज़ीर सनत के दरमियान जारी मुज़ाकरात कामयाब हो गए हैं। भाई मुबारक हो आपको बहुत बहुत। और फ्लावर मिल्स एसोसिएशन जो है वो ने आज से हड़ताल ख़त्म करने का ऐलान कर दिया है। हमारे साथ ही हैं जवाद मलिक, लाहौर से हमें ज्वाइन करें, उनसे मालूम करते हैं क्या सेटल हुए फिर मामलात, किन मामलात पे इख्तलाफ था और कौन किस पे राज़ी हुआ?
जी अब्दुल्ला, बिल्कुल आपने सही कहा। यहाँ पे एक्चुअली ये मसला जो था वो नए सेक्रेटरी आए थे फूड ज़मान भट्टू, उन्होंने आके इनकी जो चेकिंग थी फ्लोर मिलों की, क्योंकि इनको जो गंदम दी जा रही थी सरकारी वो सस्ती दी जा रही थी। बाजार में अगर उसका रेट 4,500 से 5,000 रुपये इस वक्त है मन, तो इनको 2300 रुपये सरकारी रेट पर मिल रही थी और सब्सिडी सारी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब बर्दाश्त करती थी। तो उन्होंने आके कहा था हम चेकिंग करेंगे, क्योंकि उनके दिल में आया था कि कुछ मिले, बाद मिले, सारी नहीं, बाद मिले स्मगलिंग में मुलव्वस थी या वो आटा पिसाई नहीं करती थी और गंदम बाहर भेज देती थी। तो इस चीज़ को रोकने के लिए इन्होंने ना सिर्फ मॉनिटरिंग का निज़ाम फाल बनाया था, चक्की फूड का एक अच्छा कदम था, उसके साथ उन्होंने जो आटा सप्लाई होता था 648 रुपये वाला सस्ता थैला, उस पर भी उन्होंने शनाख्ती कार्ड की पाबंदी लगा दी थी और अंगूठे का जो निशान था वो सबत करना लाजमी करार दिया था। तो इस पर इनके इख्तलाफात चले थे पिछले 8-10 रोज से। पहले फ्लोर मिल मालकान ने 3 रोज़ का टाइम दिया, फिर 4 रोज़ का टाइम दिया और ये जो इशू है बढ़ता बढ़ता हड़ताल तक जा पहुंचा। लेकिन इस पर ये एक अच्छी खबर आई है कि कल निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने इस पर एक्शन लिया, उन्होंने आगे आए और उन्होंने एक 3 वज़रा की कमेटी बनाई है, जिसमें वज़ीर तिजारत SM तनवीर और वज़ीर उशर ज़कात और वज़ीर फूड ये इस कमेटी के रुकन थे। और आगे से फ्लोर मिल एसोसिएशन के दरमियान कल 2-2.5 घंटे के मुज़ाकरात हुए। उसमें अगरचे सेक्रेटरी फूड इजाज़त नहीं आए या ज़ाहिर है उनका अपना स्टांस था कि उनके इक़दाम ठीक हैं, तो वो इस मीटिंग में नहीं आएंगे, उन्होंने माजरत कर ली। लेकिन 3 वज़रा वहाँ बैठे और फ्लोर मिल के मालकान वहाँ पे इकट्ठे हुए। बिलाखिर रात 9-9:30 बजे उनके दरमियान इस बात पर मामला तय पा गए हैं कि बिला जवाज़ नारवा रवैया नहीं होगा, चेकिंग का वो निज़ाम नहीं होगा। चेकिंग करें, जिस पर शक हो वो सामने लाएं, एसोसिएशन खुद इसके खिलाफ कार्रवाई करेगी। तो इस हवाले से एक पॉजिटिव चीज़ आई है कि 3 रोज़ में ये कमेटी जो है अपनी सिफारिशात वज़ीर आला पंजाब को दोबारा भिजवाएगी। उस पर वज़ीर आला पंजाब सेक्रेटरी फूड को पाबंद करेंगे कि आपने आगे कैसे चलना है, क्योंकि आगे एक बड़ी अहम चीज़ है, नई फसल आने वाली है गंदम की, उस हवाले से इक़दाम करने हैं। जो गंदम को इस वक्त बहरान है उसको हल करना है, आटे की कीमत बहरान की आप बात कर रहे हैं तो जरा बता दें। जी बिल्कुल बता दें कि आवाम को आटा जो है वो बाआसानी दस्तयाब हो रहा है, अब मिलना स्टार्ट हो गया है। जी बिल्कुल, कल हमने देखा था कि जब मिलों ने पिसाई बंद की थी, सप्लाई बंद की थी, तो उसके साथ यकदम मार्केट ड्राई हुई थी। उससे आटा जो था सरकारी आटा थैला वो बाजार में कम जा रहा था। कमर्शियल आटा उन्होंने फ्लोर मिलों ने पिछले 3-4 रोज से पहले ही रोक दिया था, तो दुकानों पर आटा नहीं था। आज हम देख रहे हैं कि आज दोबारा चूँकि मिलें खुल गई हैं, तमाम मिलें इस वक्त तकरीबन पंजाब में 950 मिलें हैं, तमाम मिलें इस वक्त चल रही हैं, आटे की सप्लाई हमवार है और बाजार में आटा मिल रहा है। और कोशिश होगी कि आगे 2-3 रोज में चीज़ें और स्ट्रीमलाइन हो, बेहतर हो, तो ये सूरत हाल और बेहतर आएगी। लेकिन असल मसला मैं यहाँ बताता चलूँ कि कीमत का मसला है। लोग इस वक्त जो खुला चक्की का आटा है वो 150 रुपये ले रहे हैं और 1900 रुपये का 15 किलो का थैला है। तो ये जो कीमत है आवाम की पहुँच से बिल्कुल बाहर है। इस हवाले से निगरान वज़ीर आला को, सेक्रेटरी फूड को, स्टेक होल्डर्स हैं, फ्लोर मिल एसोसिएशन है, उनको अपना इसमें आगे बढ़ना होगा और आवाम को सस्ता। जी जवाब बिल्कुल आवाम से ही हम ताल्लुक के सवाल है कि पहले तो बिल्कुल ही ख़त्म हो गया था, मिल भी नहीं रहा था, तो अब यूटिलिटी स्टोर्स, बिल्कुल यूटिलिटी स्टोर्स वगैरह में भी आना स्टार्ट हो गया है, अवेलेबल है। जी बिल्कुल, स्टोरों पे जो इस वक्त है उसकी दस्तयाबी सप्लाई जारी है कल से। कल उन्होंने एक्चुअली इतवार को पहले कोटा नहीं होता था, परसों वो उन्होंने जारी कर दिया था, तो उससे कोई ख़ास तासुर नहीं आया था। कुछ मिलें जो थी, प्रोग्रेसिव ग्रुप है, 2 ग्रुप में तकसीम हो गए थे। एक ग्रुप चाह रहा था कि हड़ताल ना हो, दूसरा ग्रुप चाह रहा था हड़ताल हो, तो सप्लाई उस हवाले से कोई 50-60% कमी आई थी। वो उन्होंने सेक्रेटरी फूड ने खैर इस हवाले से खासा बेहतर काम किया है। वो खुद एक अच्छे ऑफिसर हैं, ईमानदार ऑफिसर है, इस पर कोई शक नहीं है। इससे पहले चीनी के हवाले से उन्होंने अपने इकदाम उठाए थे, तो उसके भी असरात हमने देखे थे। लेकिन चूंकि आटा एक ऐसी चीज़ है, हर दुकान पे जाना, फिर वो उसमें फ्लोर मिलों का बहुत ज़्यादा स्टेक होता है, तो सेक्रेटरी फूड का ये जो तनाज़ा था ये बढ़ना नहीं चाहिए था। इसको पहले ही बिल बैठकर बात चीज़ से हल करना चाहिए था। हमारा अभी मसला है, सूरत हाल कुछ बेहतर हो गई है। थैंक यू जवाद फॉर अपडेटिंग अस फ्रॉम लाहौर। और ये जो मामला था ये तस्वीया हो गया इसमें और मुज़ाकरात हुए हैं जो कामयाब रहे हैं। अच्छा जी, आज BSL में किस किस का मैच होगा आपको याद है? कराची किंग्स, पेशावर ज़ल्मी, आई मीन लाइक ऑफ कोर्स, और ये मैच होगा नेशनल स्टेडियम कराची में। सो कराची वालों, होपफुली आप ज़रा स्टेडियम में रौनक लगाएंगे, पहली बात। दूसरी बात ये कि आपको पता ही है अगर आपके रूट में नेशनल स्टेडियम आता है तो आपने किस तरह से इस रूट से बचना है, या अब तो वैसे प्रैक्टिस हो जानी चाहिए क्योंकि इतने मैचेस माशाल्लाह
होते रहते हैं अब नेशनल स्टेडियम में कि यू नो हाउ टू कम्यूट अबाउट इट। पहले से ही तैयारी करके निकले, एंड मिनट में ना निकले, रश क्रिएट ना करें, पैनिक ना करें, मेक इट इजी ऑन योर सेल्फ, बिकॉज ऑब्वियसली PSL के लिए मैच देखने जा रहे हैं, एक एक्सकर्शन हो रही है, मज़ा आना चाहिए ना, तो उसके लिए प्रेपरेशन होती है मज़ा आने के लिए। बट फॉर पीपल हु कैन नॉट गो और डोंट वांट टू वॉच इट इन द स्टेडियम, तो आपको पता है कि आपने किधर देखना है। और अगर मैच आपने देखने जाना है, अगर जियो सुपर पे देख सकते हैं वो तो हाँ, जियो सुपर पे अगर आपने नहीं जाना तो जियो सुपर पे देख लें। वही तो मैं कह रही थी सारी बात। वो मुझे याद आया अचानक से कि वो टिकट वगैरह का भी सिलसिला है ना, वो अपने तमाम लवाजमात पूरे करके जाइएगा एंड टाइम पे, ताकि आप खाली से बच जाएं फैमिली और दोस्तों के साथ, ठीक है? मतलब टिकट का एक प्रिंट भी निकाल लीजिए। हाँ वही ना, साथ लेके जाना पड़ेगा ताकि एंड में बूथ पे रश ना पड़ेगा। फोन पे नहीं दिखा सकते? आई वंडर, मैं जरा इस बारे में टिकट दिखाता इस बंदे में इस मामले में पूछेंगे कल हम। अब हम जहाज में बैठ जाते हैं फोन पे टिकट दिखा के, तो स्टेडियम में क्यों नहीं दिखाएंगे? बट एनीवे प्लीज डू चेक फॉर इट एंड और दैट इज इट फॉर टुडे। वी आर गोना सी यू टुमारो। बाय।